हुआ था। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मरियम खान सवाल पूछिए, आप पूछिए। मैम, क्लॉटिंग कैस्केड में आपने बताया था ना, जो दोनों एक दफा उसको दोबारा से थोड़ा रिव्यू, उसमें मुझे ना ट्रॉमा एक्सटेंसिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी बेटा, ये बता दो आप मुझे, ताकि मैं वही पोर्शन रिपीट करूँ। मैम, वो स्टार्ट हो रहा था जब वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से, तो हाँ। आपने बताया था कि फैक्टर 10 में जाएगा, फिर 10 अच्छा, ए वो जो से बिल्कुल वो हाउ इट इज स्टार्टेड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे स्टार्ट होता है, वो पूछना चाह रही हो आप? यस मैम। ठीक है, उसके लिए मैं आपके साथ एक पहले डॉक्यूमेंट शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ फिर हम बात करते हैं। ठहर जाए, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, फिर मैं आपको आंसर करती हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो गया आपके पास, नजर आ रहा है बेटा मरियम? यस मैम, हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये है आपका क्लॉटिंग कैस्केड। अब पूछो आप, इसमें क्या पूछना है आपने? मैम, ये तो समझ आ गया था कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है हमारा, वो 12 से स्टार्ट होगा, फिर वो 11 को कराएगा एक्टिवेट, 11 ए से फिर वो जाएगा 9 में, 9 से 10 में, और फिर 7 में। सही। तो वो सवाल क्या है? फर्स्ट, वो तो हो गया था, लेकिन एक्सट्रिंसिक में आपने बताया था ना कि 10 में जा रहा है, और फिर उसके बाद 10 ए से प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है, और फिर आपने ये भी बताया था कि वापस उसकी वही वाली साइकिल हो जाएगी जो इंट्रिंसिक में हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखो हो गया। बात सुनो, सिर्फ जो डिफरेंस है ना वो 3 स्टेप्स का डिफरेंस है, और एक और जो चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि आपका स्टार्टिंग किस तरह से हो रहा है, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, देखो आपका जो एक इंट्रिंसिक पाथवे है वो आपका फैक्टर हेजमैन फैक्टर एक्टिवेट करा रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लें आप, हेजमैन फैक्टर जो है वो एक तो आपका जो काइनिन पाथवे एक्टिवेट कराता है, और यही हेजमैन फैक्टर जो है वो एक्टिवेटेड हेजमैन फैक्टर जो है वो फिर आपका जो है क्लॉटिंग कैस्केड का इंट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेट कराता है। 12A 11A बनाता है, 11A 9A बनाता है, 9A से 10A बन जाता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना? 10A जो है वो आगे जाके कैल्शियम और 5A के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो फिब्रिन थ्रेड्स बन जाते हैं। ये बात समझ में आ गई थी ना आपके? है? जी मैम। अच्छा, जो जी यार। एक्सट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो क्या करता है कि अगर आपको ओपन वूंड हुआ है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल गन शॉट हुआ है, या किसी भी किस्म का कोई कट लग गया है, या कोई बाहर से कोई जोर की चोट लग गई है, तो ये पूरा का पूरा पाथवे एक्टिवेट होने के लिए, हेजमैन फैक्टर एक्टिवेट होने के लिए ब्लड वेसल के अंदर एबनॉर्मेलिटी का जाना जरूरी है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपका जख्म खराब होगा, फिर ब्लड में कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी, फिर फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, तो उसके बाद क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट होगा। बात समझ में आई? अब उस चीज से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म रखा है कि अगर आपको बाहर से इंजरी होती है तो आपका जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो फैक्टर 7A के साथ इंटरेक्ट करके, और जो डिफरेंट टिश्यू फैक्टर्स हैं जो उस जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे कट लग गया या किसी ने छुरा घोंप दिया, अब जाहिर सी बात है जिस जगह पे वो इंजरी हुई है वहां की जो टिश्यू फैक्टर्स हैं वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो वो और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी उसी वक्त रिलीज होता है जब टिश्यू को फिजिकली कोई इंजरी होती है या मैकेनिकल इंजरी होती है। उन दोनों की वजह से क्या होता है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका जो 7A है वो और बाकी की जो रिमेनिंग टिश्यू फैक्टर्स हैं वो कंबाइन करके डायरेक्टली फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। इस लंबे प्रोसेस की जो है ना वो जरूरत नहीं लेती, ये सिंगल स्टेप एक्टिवेशन हो जाता है। ये बात समझ में आई मरियम? जी मैम, आ गई। ठीक है, तो बात सिर्फ कितनी है कि जिस टाइम पे आपको किसी किस्म का कोई गन शॉट इंजरी हुई है या किसी ने छुरा घोंप दिया है, तो आप मुझे खुद बताओ कि कितना वेट कर सकते हैं उस वक्त, तो मरीज की जिंदगी बचानी है ना। तो उसके लिए जो है वो नहीं होता कि मतलब जो इजी स्टॉप वाला जो तरीका कार होता है कि जी एक ही स्टॉप पे जाएंगे तो वहीं पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से ये सिंगल स्टेप में जो है आपको डायरेक्ट 10A जो है वहां तक पहुंचा देगा वो मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक पाथवे, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी दैट द ह्यूमन बॉडी इज फेसिंग। ठीक है, उस इमरजेंसी से डील करने के लिए ये मैकेनिज्म रखा है अल्लाह ताला ने। ये बात क्लियर हो गई? जी मैम।
ठीक है, अब आगे 10 तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 10 जब एक्टिवेट होगा तो फिर नीचे का जो प्रोसेस है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी, अब्दुल्ला सवाल पूछे बेटा। यस मैम। मैम जो हमने फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन पढ़ा, उसमें ये हो रहा था कि वो जो उस इन्फ्लेमेशन से जो फ्लूइड रिलीज हो रहा था, फ्लूइड के साथ जो है कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स भी थे। तो मैम वो उसमें जो स्टिकनेस आ रही थी जब फिब्रोसिस हो रही थी, तो स्टिकनेस किस वजह से आ रही थी? उन प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से। देखो प्रोटीन्स जो है उनका हाईली स्टिकी जो नेचर होता है, तो उसमें जो है ना अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है वो उस टाइम पे डिसॉल्विंग मटेरियल भी साथ में रिलीज हो ही रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है वो प्रोटीन्स को डिसॉल्व करके फिर जोड़ना, फिर डिसॉल्व करना, फिर जोड़ना, तो उसमें उनकी जो स्टिकी नेचर है वो ओपन हो जाती है। तो अब वो जो है जाहिर सी बात है जो वो फ्लूइड है उसके अंदर, अच्छा ये भी बात है कि प्रोटीन एक जगह पे अगर थोड़ी देर तक पानी में स्टैंड करके रखा जाए वो ऑटोमेटिकली फूलना शुरू हो जाता है और उसमें जो स्टिकिंग पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये प्रोटीन का नेचर है, ठीक है। तो अब वो वही वाली चीज होती है कि वो पानी में क्योंकि स्टैंड कर रहा होता है ना, प्रोटीन सर्कुलेशन में क्या होता है कि मूव कर रहा होता है, तो उसको खुलने का, फूलने का मौका नहीं मिल रहा होता। अब जब अगर स्टैंड कर जाएगा एक जगह पे तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो स्टैंडिंग प्रोटीन होता है वो पहले फूलना शुरू होता है, फूलेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो विस्कोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि उसमें जो है स्टिकीनेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल इस तरह से हो सकती है, आप लोगों ने कॉग्नोसी में पढ़ा होगा कि हम क्या कर रहे होते हैं कि गोंद को लेके जो है, जो आपका जो गम होता है, गम अकेशिया वगैरह होता है, उसका हम क्या करते हैं, उसकी जो गमीनेस है वो किस तरह से आती है, पानी में ज्यादा देर तक उसको भिगा के रखें तो गमी हो जाता है ना। एग्जैक्टली प्रोटीन का यही नेचर है, समझ में आई बात? यस मैम। अच्छा, दूसरा सवाल। और मैम ये कि फेट ऑफ इन्फ्लेमेशन जो था उसमें अगर रेजोल्यूशन हो गई तो मतलब वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गई, रिजॉल्व हो गई एवरीथिंग, यानी कि नॉर्मल फंक्शंस पे आ गए सेल। हाँ बिल्कुल। अगर रेजोल्यूशन नहीं होगी तो फिब्रोसिस की तरफ चला जाएगा, तो जब फिब्रोसिस हो गई तो फंक्शन लॉस हो जाएंगे कम्प्लीटली? कंप्लीट तो नहीं होता, पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शंस होता है। अभी मैं उसी के लिए आपका लेक्चर रिकॉर्ड ही कर रही थी, वो इंशाल्लाह का आज शाम तक आपको अपलोड हो जाएगा। वो बेसिकली उसमें ये होता है कि जब हीलिंग विद स्कार टिश्यू या फिब्रोसिस होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आपका स्केलेटल, मैं आपको इसकी पिक्चर आपके साथ में स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। यस मैम। देखो ये आपका जो है ये प्रोटीन का मसल, से फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सामने मसल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये एक मसल है। अब आपको मालूम है कि जो आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, आपने इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनका क्या तरीका कार होता है कि जो स्टार्ट ऑफ द मसल होता है, वहां से जो फाइबर स्टार्ट होता है वो एंड ऑफ द मसल तक चलता है। ऐसे ही पढ़ा था ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फाइबर है जो कि स्टार्ट ऑफ द मसल से स्टार्ट हुआ है, तो ये एंड तक जाएगा, जहां तक ये मसल जा रहा है ये वहां तक जाएगा। अब इन जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हर इंडिविजुअल मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में आपको जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन मिलती है। ये बात क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास? यस मैम। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि से फॉर एग्जांपल ये इतने लंबे लंबे फाइबर्स हैं जिनसे ये एक मसल बना हुआ है, ठीक है। अब इस मसल के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे से फॉर एग्जांपल नाइफ से जो है यहाँ पे एक कट लग गया। अब क्या हुआ, ये इतने जो फाइबर्स है ना ये सारे के सारे ब्रेक हो गए, यहाँ से ये अलग इधर हो गए, ये इधर हो गए। अब जैसे एक्सीडेंट हुआ और ये कट लगा तो उसके बाद क्या होता है कि मसल के अंदर अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ये वाला हिस्सा जो है ना ये रिट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, यहाँ से ये हिस्सा रिट्रैक्ट कर जाएगा, ये हिस्सा रिट्रैक्ट कर जाएगा, बीच के अंदर बड़ा सारा गैप आ गया। अब ये जो गैप आया है इसको हम इस तरह से गैप को शो करते हैं, ये इतना बड़ा सारा गैप आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि आप कोई भी जख्म, इसको स्टिचेस लगाएंगे, इसको सिएंगे और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इसको हील होने का मौका मिलेगा। तो ये जो मसल्स कट गए हैं, क्या आपके ख्याल में इसके जो फाइबर्स हैं वो क्या दोबारा डेवलप होंगे? हमने सी दिया ये मसल के इस फाइबर्स को, देखो मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि आपको पता चले, हमने यहाँ से इनको आपस में जोड़ के सिलाई कर दिए, ठीक है। लेकिन क्या ये मुझे बताओ आप कि क्या ये जो मसल के फाइबर्स जो टूटे, जो एक कंटिन्यूएशन में जो एक फाइबर यहां से लेके यहां तक आ रहा था, क्या ये कंटिन्यू हो सकेगा इस कट और इंसिजन के नतीजे में?
बोलो। मैम नहीं होगा। नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये मसल का जो इतना वाला जो पोर्शन है वो अलहदा काम करेगा इंडिविजुअली, और यहाँ वाला पोर्शन इंडिविजुअली काम करेगा। तो जो मसल की जो कंबाइन एक्टिविटी थी वो कॉम्प्रोमाइज होगी? नो मैम, अरे होगी पहले ना की तरह भाई। नहीं हो, पहले की हाँ, तरह। कॉम्प्रोमाइज होगी, पहले की तरह नहीं होगा, यानी वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। समझ में आ गई? तो अब ये जो यस मैम। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, नॉर्मल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हीलिंग तो हो गई, लेकिन वो क्या हुआ कि उसमें जो कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन था वो नहीं आ रहा। इसी तरह से बीच में जब फाइब्रस टिश्यू आ गया तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी आ गई। आई क्या नहीं आई? यस बात क्लियर हो गई? आपका सवाल पूरा हो गया? सही, यस मैम। ठीक यस है मैम। जी। अच्छा, किसी और को कोई? जी बेटा बोलो। मैम जब भी हीलिंग के नतीजे में फिब्रोसिस हो रही थी है? हाँ हाँ, हीलिंग के नतीजे में फाइब्रोसिस होती है। क्लियर? मैम एक और क्वेश्चन। कौन पूछना चाह रहा है? पहले अब्दुल्ला पूछ ले, फिर बेटा आप पूछ लेना, ठीक है? हाँ जी, अब्दुल्ला पूछो। मैम ये जो अल्सर जो हमने पढ़ा मैम, जैसे कोई बंदा बीमार हो गया, कुछ अरसे के लिए वो बेड रेस्ट पर आ गया, तो वो बेड पे रह के उसको नीचे से बेड का प्रेशर, ऊपर से बॉडी का, तो वो एक इन्फ्लेमेशन हो गई जो काफी डीप तक चली गई। मैम ये एक्चुअल प्रोसेस सिर्फ प्रेशर की वजह से जो डैमेज आ रहा है उसकी वजह से स्टार्ट हो रहा है, या इसका और भी कोई वजह है? देखो, बिस्तर पे मुस्तकिल पड़े रहने के नतीजे में, मैंने लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि अगर बिस्तर पे आप पड़े हुए हैं तो आप या तो सीधे पड़े हुए होंगे, ठीक है जी। तो जब सीधे पड़े हुए होंगे तो ग्रेविटी का पुल कहाँ जा रहा होगा? बैक की साइड पे जा रहा होगा। अगर आप बैक की बल लेटे हुए तो ग्रेविटेशनल पुल किधर जाएगा? बैक पे जाएगा, ठीक है। अब यह जो बैक पे जो जा रहा है, तो एक तो ग्रेविटेशनल पुल के नतीजे में आपका जो बॉडी फ्लूइड है, अब वो मुस्तकिल बेड रेस्ट पर है, तो क्या होगा कि आपकी सर्कुलेशन, जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ब्लड की सर्कुलेशन खराब होगी तो टिश्यूज जो हैं उनके अंदर क्या होगा कि लैक्स होना शुरू हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे टिश्यूज। अब जब टिश्यू ढीले पड़ेंगे तो ऑब्वियसली उस एरिया में वेजोडाइलेशन भी होगी। जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा? फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टुवर्ड्स दैट टिश्यू, ठीक है। जब वो टिश्यू में फ्री फ्लूइड आ जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो जो टिश्यू में फ्री फ्लूइड आया है वो ग्रेविटेशनल पुल से जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। जो भी पोर्शन बॉडी का जमीन के करीब तरीन होगा ना, उसकी तरफ उस तरफ पानी जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो स्किन है बेटा, ये किसका माइक खुला हुआ है? प्लीज माइक बंद करिए 2 मिनट के लिए। माइक बंद करिए बेटा प्लीज। जी, तो मैं क्या कह रही थी कि जब नीचे की तरफ जो बॉडी के लोअर पार्ट की तरफ जब ग्रेविटेशनल पुल आएगा फ्लूइड का, तो जब से जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है जो जमीन के साथ बार बार इंटरैक्ट कर रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी की रगड़ लग रही होगी, पानी भरा हुआ है बॉडी में, स्किन वैसे ही नरम हो रही है, उसकी रगड़ लगेगी जाके कहाँ पे? जो जमीन या जो बिस्तर है उसके साथ। नरम से नरम भी बिस्तर होगा ना किसी लेवल पे आके, वो फ्रिक्शन जो जनरेट होगा उसके नतीजे में स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। जब एक मर्तबा डैमेज हो गया तो वो डैमेज जो है वो फिर बढ़ता चला जाता है और जख्म फिर फैलता चला जाता है, क्योंकि टिश्यू में एडिमा हुआ है। तो उस एडिमा के नतीजे में जो है ना वो बहुत तेजी के साथ जो है वो टिश्यू डैमेज फैलता है और उसके नतीजे में फिर अल्सर हो जाता है, जो कि प्रेशर अल्सर कहलाता है। आपका आंसर, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया बेटा? यस मैम, ठीक है। यही सवाल था या कुछ और पूछना चाह रहे थे आप? यही था मैम। अच्छा, वो जो बच्ची थी वो क्या पूछना चाह रही थी बेटा? हाँ बोलो। मैम वो जो आपने एब्सिस में बताया था ना कि एब्सिस में ये होता है कि वो अपेयर हो जाते हैं फेस या जो भी लोकल हो जाता है उस पे, तो अब जाहिर है उसका आपने बताया था कि मुंह बनना शुरू हो जाता है उस पस का। हाँ, तो वो नॉर्मली जो एक्नी वगैरह होते हैं उससे भी रिलेट कर सकते हैं क्या हम? तो एक्नी जो है वो स्मॉल साइज का एब्सिस ही तो है बेटा। सही है। और मतलब जैसे बॉडी पार्ट्स में तो वो तो सीवियरिटी की तरफ नहीं जाता बेटा देखो, डिपेंड करता है टू द एक्सटेंट ऑफ द इंजूरियस एजेंट, ठीक है, कि उसकी जो इंजूरियस एजेंट है उसकी कितनी वो है, क्या कहना चाहिए, उसमें कितना पावर है डैमेज क्रिएट करने का, ठीक है। अब यही मुंह पे आपने देखा होगा कुछ लोगों को छोटे दाने होते हैं जो कि इंजूरियस नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मुंह पे बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ इंफेक्शियस एजेंट दैट इज कॉजिंग दैट काइंड ऑफ एब्सेस,
ठीक है जी। तो वो एब्सेस जो है वो डिपेंड इस पे नहीं कर रहा कि आपका जो, देखो आपका बॉडी रिस्पॉन्स तो वैसे ही आएगा, हर इंजरी के लिए एक जैसा ही रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ही वही है, लेकिन वो सिवेरिटी कब हो जाएगी कि एक तो ये कि आपने कितनी एक्सटेंट से उसके ऊपर अटैक आया है, यानी मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया है तो भी सिवियर किस्म का इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जनरेट होगा, या ये हुआ है कि आपने जख्म की ठीक से देखभाल नहीं की तो उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज मजीद मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, उसके नतीजे में इन्फेक्शन क्या हुआ है। अब ये जो एब्सेस बन रहे होते हैं, एक्नी जो है वो बेसिकली क्या है, सिंपली आपकी जो सिबेशियस ग्लैंड होता है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ हो जाती है और उस ग्रोथ के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर जाए तो उसके नतीजे में पस पड़ जाता है, तो आपको पस वाले दाने हो जाते हैं। नहीं तो अगर सिंपली आपने देखा होगा वाटर फिल्ड होते हैं, वो सिंपली जो है वो खाली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस क्यों होता है कि आपकी जो सिबेशियस ग्लैंड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई होती है, उस प्रॉब्लम के नतीजे में बॉडी रिस्पॉन्स करती है तो आपको एक्ने होता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो चीज है ना, अब इसी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई जख्म हो गया था, आपने उसकी जख्म की केयर नहीं की, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अब जो है वो बाकी का तो एरिया सारा जो जख्म था वो हील हो गया, एक कोने पे जो है वो फूल के रह गया और वहां पे मुंह बन गया। अब वो क्या है कि वो जो टेक केयर नहीं की थी उसके नतीजे में वहां पे इन्फेक्शन होके वो जो लोकलाइज जो है एरिया है आधा तो हील हो गया, जो आधा रिमेनिंग बचा था उसके अंदर एब्सेस हो गया। अब उसको ड्रेन नहीं करेंगे तो वो हील नहीं करेगा, ये बस बात है। यही सवाल था आपका? जी जी। हाँ जी, कोई और बच्चा जो सवाल करना चाह रहा हो प्लीज? हाँ जी, एनीवन एल्स? अली हुसैन? यस मैम। बेटा लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो रिपीट करेंगे आप जरा प्लीज? एक मिनट मैम। हाँ जी। What is role of inflammation in progression of malignant tumor? हाँ जी, सवाल ये था इनका, मरियम नूर का सवाल था कि व्हाट इज द रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द प्रोग्रेशन ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो इस तरह से कि देखो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन इज द टिश्यू रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी इंजूरियस एजेंट। तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो अगर तो कैंसर फॉर्मेशन हो रही है तो अगेन इट इज अ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। अब जब ये बॉडी पे स्ट्रेस है तो ऑब्वियसली उसका रोल होगा मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी आगे आपके पास वो टॉपिक आ भी रहा है, ये मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है 2 मिनट कुछ ही देर के बाद में कर भी दूंगी, तो उसमें हम जो बात करते हैं कि जब रिजेनरेशन और रिपेयर का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, और वो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो फिर रिपेयर का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है जी। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं और जो ये जो ग्रोथ का प्रोसेस करा रहे हैं, these substances, these chemical agents are known as proto-oncogenes। ठीक है जी, यानी ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, यानी ये इनिशियल सेफ फॉर्म ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, मतलब जीन्स हैं जो कि सेफ ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है जी। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को किसी भी किस्म की इंजरी हो गई, कोई रेडिएशन हो गई या किसी किस्म की केमिकल प्रॉब्लम आ गई या कोई वायरस ने इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि these oncogenes are transformed proto oncogenes are transformed into oncogenes। ठीक है जी। नाउ onco means कैंसर, जीन ऑब्वियसली आपको पता है, तो ये कैंसर फॉर्मिंग जीन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब ये देख लो आप कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो एंड है वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स की एक्टिवेशन है।
ठीक है जी। अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या बना सकती हैं, ऑन्कोजीन्स बना सकती हैं, और ऑन्कोजीन्स जो है वो कैंसर बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो रोल हो गया है किसका, आपके मतलब इन्फ्लेमेशन का ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तमाम चीजें जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। मरियम नूर मौजूद है? मरियम नूर बेटा आप मौजूद हो? Yes, miss. Yes, miss. आपको बात समझ में आ गई है? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है जी। ये तो आपने इको लगा रखा है। खैर ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। अली हुसैन आपको अपना सवाल मिल गया? यस मैम। जी पूछिए बेटा। मैम ये जो कीमोटैक्सिस हो रही थी जिसमें वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा था मेडिएटर, तो इसमें ये 4 प्रोडक्ट ऑफ लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे था और ये जो 4 थे, तो मेरा ये सवाल था कि मैम वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये सिर्फ ये फाइलोपोडिया भी बना रहे हैं और पॉलीमराइजेशन भी करवा रहे हैं? अच्छा वो तो मैंने आपको बताया था। खैर मैं 1 मिनट ठहरते हैं, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पिक्चर शेयर हो जाए तो बताइएगा मुझे। स्क्रीन शेयर हो गया बेटा? यस मैम। हाँ जी। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, ये पोर्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कीमोटैक्सिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसमें और बहुत सारी कीमोटैक्सिस हैं अवेलेबल। हमें जो अभी तक रिसर्च से हमारे पास जिनका फंक्शन परफेक्टली कंफर्म हो गया है, वो कीमोटैक्सिन्स जो हैं वो ये हैं कि जो एन फॉर्माइल मीथियोनिन टर्मिनल जो होता है पेप्टाइड का बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स का, वो कीमोटैक्सिन के तौर पे काम करता है। साइटोकाइंस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का C5a करता है, और लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे का एलिकोट्राइन B4 जो है वो कीमोटैक्सिस करता है। अब ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये आके बाइंड करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स के साथ, और न्यूट्रोफिल्स के साथ बाइंड करने के बाद जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू सेकंड मैसेंजर क्रिएट करते हैं। सेकंड मैसेंजर जो बनता है उसने क्या काम करना होता है, वो करवाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। अब इन एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स की मूवमेंट मतलब जो पॉलीमराइजेशन होती है उनके उसके नतीजे में क्या होता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब मूवमेंट स्टार्ट होती है तो ये फॉल्स फीट बनने शुरू हो जाते हैं, फाइलोपोडिया कहलाता है ये। तो ये पोर्शन जो है वो पहले आगे की तरफ खिंच जाता है और पीछे से बाकी का पूरा सेल जो है वो ड्रैग करके आगे आ जाता है। फिर इसी तरह से नया फाइलोपोडिया बनता है, फिर नीचे पीछे से जो है वो न्यूट्रोफिल ड्रैग करके आ जाता है। बेसिकली ये आंसर है इसका। तो आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन का आंसर? यस मैम। ठीक है जी। किसी और को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। अक्सा, इकरा नूर, एनी क्वेश्चंस? यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। मैम डायबिटीज की वजह से वो अपीयर होता है या उसमें एक्सटर्नल कोई जैसे कांटा वगैरह लगे या कोई चीज की वजह, किसी सोर्स की वजह से वो हो रहा होता है अपीयर? कौन क्या हो रहा होता है? मैम फूड डायबिटिक अल्सर। डायबिटिक अल्सर का पूछ रही हैं आप? यस मैम, फूड डायबिटिक अल्सर का। दोबारा बोले, सही से क्या बोला आपने अभी? मैं बोल रही हूँ फूड डायबिटिक अल्सर जो है वो किसी सोर्स की वजह से उसको वो अपीयर हो रहा होता है फूड पे, या उसको वैसे ही डायबिटीज की वजह से ही उसके इन्फ्लेमेशन के रिएक्शन वो शो कर रहा होता है? मैं बता देती हूँ आपको। स्क्रीन शेयर हो गई है आपके पास? यस मैम। अच्छा देखो जी, डायबिटिक फुट का जो है वो तरीकाकार ये कि वहां पे जो पैथोजेनेसिस है ना वो थोड़ी सी मल्टीपल किस्म की है। ठीक है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज के हवाले से जब हम भी बात करते हैं ना, तो डायबिटीज जो है उसके अंदर जो पहला प्रॉब्लम आता है वो आता है हाइपरग्लाइसीमिया का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया सिंपल सी बात है। अगर आप 2 मिनट के लिए डिजीज से हट जाएं, हम अपने नॉर्मल किचन में आ जाते हैं, 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 5-6 चमचे चीनी के मिला दीजिए। थोड़ी देर के बाद जो वो पानी होता है उसकी शक्ल कैसी हो जाती है? इकरा बताइएगा कि उसकी शक्ल कैसी हो जाती है पानी की, जिसमें अगर 3-4 चमचे शक्कर मिला दिए तो?
लाइट ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है ब्राउन, और अच्छा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी हो जाती है, गाढ़ी सी हो जाती है और स्टिकी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, पानी जैसी तो नहीं रहती, जो नॉर्मल जो पानी जो बिल्कुल नॉन स्टिकी नॉन ओडोरस है वैसा तो नहीं रहता ना, ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज। तो हाइपरग्लाइसीमिया जब हो रहा है और आपके ब्लड के अंदर हो रहा है तो ब्लड में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो ब्लड को गाढ़ा कर रही हैं, ठीक है, आरबीसीज एक काफी है, प्रोटीन्स फिर एक और बहुत बड़ी चीज है जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं और वो ब्लड के कंटेंट्स को एक जगह पे जमा करके रखते हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो पहले ही ब्लड गाढ़ा हो रहा है। अब आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने आपकी जो बिल्कुल जो छोटे छोटे से जो माइनर ऑर्गन्स हैं वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ही माइन्यूट रखी है। अब ये गाढ़ा सा पानी जो उसमें अगर मजीद शुगर मिला दें तो वो मजीद गाढ़ा हो रहा है, जब वो उधर से गुजरेगा तो क्या होगा, उधर से जब वो गुजरेगा तो वो फंस के निकलेगा, ठीक है जी। सो पहली चीज तो ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो स्टेसिस करवाती है ब्लड फ्लो, ठीक है जी, स्टेसिस, ब्लड का स्टेसिस करवाती है पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि इस ब्लड फ्लो की स्टेसिस के नतीजे में जो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल हम डायबिटिक फुट की हवाले से बात करें तो आप समझ लें कि आप अंगूठा ले लें यानी टो ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का टो ले लें। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो मसले हो रहे हैं, एक तो ये कि जो टो है वहां तक अपनी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच जाने की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है जी, पहले ही हाइपोक्सिया हो रहा है, ऊपर से जो टो को नर्व सप्लाई हो रही है, ये नर्व सप्लाई को उसका ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, नर्व सप्लाई का अपना हाइपोक्सिया हो रहा है। इकरा बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे टो पे हाइपोक्सिया इटसेल्फ हो रहा है, नर्व सप्लाई जो है वो भी रुक गई है। नर्व सप्लाई रुकने के नतीजे में क्या हुआ कि टो जो है वो सेंसलेस हो गया, ठीक है जी, सेंसलेस हो गया। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि पर्सन जो है वो चलते हुए जा रहा था, उसको कोई कील चुभ गई, कांटा चुभ गया, कुछ भी हो गया, उसको उसका पता ही नहीं चला। अब वो जख्म छोटा सा था, वो बनना शुरू हो गया, वो बन रहा है, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ऊपर से हाइपरग्लाइसीमिया के नतीजे में जो है वो शुगर फिल्ड ब्लड जो है वो जख्म के एरिया में घुस रहा है, ठीक है जी। अब आपको मालूम है, आपने माइक्रो की लैब में देखा है कि आप जो भी एगर वगैरह बना रहे होते हैं उसमें अच्छी खासी अमाउंट में शुगर डालते हैं, क्यों? इस वजह से कि वो जो है आपके ऑर्गेनिज्म को की जो कॉलोनीज बिल्ड करने में वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है शुगर। एग्जैक्टली वही सिचुएशन ओपन वुंड है, पेशेंट को मालूम नहीं है, उसने अपने पैर की केयर नहीं की है और उसके अंदर जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया भी हुआ हुआ है, यानी कि एक चीज जो खराब हो रही थी उसके ऊपर मतलब सवा सेर जो है वो खराब होने वाली सिचुएशन हो गई है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। अब आपको मालूम है थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म आया, जाहिर सी बात है उसके नतीजे में मजीद ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उस साइड पे मजीद ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो मजीद जो है वो शुगरी ब्लड आएगा, जब वो शुगरी ब्लड आएगा तो उसको जो ऑर्गेनिज्म है उनको मजीद एनर्जी मिल जाएगी, वो मजीद इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिजीज है वो प्रोग्रेस होती चली जाती है। और जो है वो पहले जो है जख्म एक छोटा सा होता है, वो कहाँ पे ये नौबत आ जाती है कभी कभी कि घुटने तक पैर काटना पड़ जाता है। वजह उसकी यही है कि ये जो इन्फेक्शन हुआ होता है तो यही जो खुली जो क्योंकि वेजोडाइलेशन हुई है तो ये ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट ब्लड में घुस जाते हैं। अब अगर तो उस वहां तक रहे स्लो ब्लड फ्लो की वजह से, अगर वो किसी लोकलाइज एरिया तक तो रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो बैक्टीरिया हो जाता है, यानी पूरे बॉडी में भी ये जो बैक्टीरिया में होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जी बॉडी का वो पोर्शन जहाँ पे सिवियर इन्फेक्शन हुआ वो काट के निकाल दिया जाए, वरना ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई इकरा? आपका जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो सिवियर हाइपोक्सिया हुआ होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। जब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ऐड होते हैं तो उसके नतीजे में वो जो फाउल स्मेली गैसेस बनती हैं और फाउल स्मेली डिस्चार्ज होना शुरू होता है, टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है, तो जो डेड टिश्यू होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में गैंग्रीन बन जाती है। दैट इज व्हाट बेसिकली डायबिटिक फुट इज। क्लियर है ये बात? अगर तो उसमें से फाउल स्मेली डिस्चार्ज नहीं हो रहा, वो काला नहीं हुआ है, तो वो सिंपल अल्सर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो काला हो गया, उसमें से फाउल स्मेली डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, तो फिर वो गैंग्रीन हो जाएगी। क्लियर है ये बात? हाँ जी, एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस?
मैम जी बेटा। आपने जो टर्मिनेशन में तीन बताया था कि आप या तो कॉजी रिमूव कर दें या फिर आप जो है एपोप्टोसिस प्रोसेस में हो जाता है। आपने थर्ड बताया था कि रिलीज ऑफ स्टॉप सिग्नल्स, तो वो जो स्टॉप सिग्नल्स हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अभी तो ये मैंने एक पूरा जो है लेक्चर इसके ऊपर किया तो था, आपका जो स्टॉप सिग्नल्स का जो रिलीज होता है, बेसिकली ये जो आपके जो साइटोकाइंस होते हैं यही स्टॉप सिग्नल्स भी दे रहे होते हैं। ओके मैम। ठीक है जी। इसमें कौन सा है ये देख लें। टर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जो रिलीज ऑफ स्टॉप सिग्नल्स है वो है TGF बीटा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये बेसिकली आपको स्टॉप सिग्नल दे रहा होता है। और इंटरल्यूकिन 10 है, ये भी मैक्रोफेजेस और जो अदर जितने भी जो टिश्यू सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा जो TNF अल्फा जो मैक्रोफेजेस से रिलीज हो रहा है, अगर उसकी रिलीज को ब्लॉक कर दिया जाए तो भी स्टॉप सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि TNF अल्फा जब तक रिलीज होता रहेगा उस वक्त तक जो है इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है सायरा? यस मैम। समझ आ गई बेटा? यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, किसी और ने कोई सवाल पूछना है बेटा? ये एक सवाल है जो मैं अभी प्ले कर रही हूँ। मेडिएटर्स हैं वो सिनर्जिज्म मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो सवाल था इनका बेटा आप ये दोबारा से रिपीट करोगे जो मैंने आपका क्वेश्चन अभी प्ले किया है? साइनर्जिज्म वाला जो सवाल था ये किसने पूछा था? जी ये मौजूद है अभी जुनैर? यस मैम, मैंने पूछा था। हाँ बेटा पूछो, दोबारा बोलो। मैंने ये पूछा था कि मतलब जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं हाँ, वो जो है वो सिनर्जिज्म मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स साइनर्जिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हाँ एक दूसरे के साथ जो है वो जब से फॉर एग्जांपल एक सेल से जो मीडिएटर निकल रहा है वो दूसरे सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, हाँ जी इनके दरमियान में जो मीडिएटर्स हैं उनके दरमियान में आपस में साइनर्जिज्म होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मुझे लगता है आपका सवाल कुछ और था। मैम यही था। और मैम जो वो जो क्वेश्चन था ना वो मुझे मिल गया, मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर रहा हूँ, आप देख लें। हाँ जी ठीक है मैम? पूछ। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए। किधर है, कहाँ भेज रहे हैं आप? मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा दीजिए, मैं देख लेती हूँ। बेटा जल्दी भेज दो, हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा इसके अलावा किसी और ने कोई सवाल पूछना है? अगर पूछना है तो मुझे बता दो, तो फिर मैं आपको दोबारा से जैसे ये भी खत्म होगा तो मैं आपको फिर बता दूंगी, वरना मैं आपको दोबारा इनविटेशन दूं वरना ना दूं। हाँ ये क्या कह रहे हैं, could anti-inflammatory agents change to inflammatory agents? We used two anti-inflammatory agents together and observed increasing inflammatory mediators and autoantibody. Could this phenomena be due to synergism effect of anti-inflammatory agents that change to inflammatory trigger who have same experience? अच्छा ये देखो, ये एक सवाल है बेटा मुबशिर, ये जो है ना बेसिकली ये एक रिसर्चर का सवाल है। मैं यही कह रही थी, मुझे पहले आप ये चीज बताओ कि क्या है। बेसिकली इनको जब ये अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे ना तो इनको जो है ऑटो एंटीबॉडीज और जो एंटी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उन्होंने मतलब इस तरह की एक्टिविटी शो की। तो अब उनके दिमाग में ये कि थ्योरी बनाने के लिए उन्होंने ये सवाल डाला है कि किसी और को भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ। तो ये अभी तक जो ये जो थ्योरी है ये अभी प्रूवन नहीं, इसलिए इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। सही है, क्लियर हो गई ये बात?
चलो ठीक है Yes, जी। ma'am. तो अब जो है ये बिल्कुल सेशन एंड होने वाला है। किसी और को सवाल नहीं पूछना है तो मैं इनविटेशन ना भेजूं, वरना मैं भेजूं अगर किसी ने सवाल पूछना है तो। बताओ बेटा जल्दी बोलो, सेशन एंड होने वाला है। सवाल पूछना है और? नो मैम। चलो ठीक है No, फिर, ma'am. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।